हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क देने का काम किया जाता है और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में मौर्य वंश। मौर्य वंश से जितने भी सवालात आपके एग्जाम में बनने वाले हैं सारे क्लियर होने वाले हैं एक ही वीडियो में। बीए पार्ट 1 यानी कि बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, यदि आप भी चाहते हैं इतिहास जैसे सब्जेक्ट में 100 स्कोर करना, तो हमारे आप सभी वीडियो को बारीकी से देख लो। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप काफ़ी बारीकी से एक एक वीडियो को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला, ये हमारा 100% दावा है प्यारे दोस्तों। तो आप हमारे सभी वीडियो को देख लो। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की जब बात आती है तो आप लोगों के मन में एक विचार आता होगा, अरे ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा और संपूर्ण भारत में इन्होंने अपने विजय का पताका लहराया। और चंद्रगुप्त मौर्य कोई, जैसे कि एक कहावत है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ना ही किसी राजा के पुत्र थे, ना ही किसी धनी इंसान के पुत्र थे। ये एक आम से छोटे मोटे यानी हम लोग जैसे थे। और इसके अंदर जो है क्वालिटी इन्फिनाइट रूप से थी, अनंत रूप से थी। इनके अंदर बहुत सारे गुण थे जिसके बदौलत इन्होंने संपूर्ण भारत में अपना परचम लहराया। और जब इनके गुरु की बात की जाए तो उनके गुरु को अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी बोल सकते हैं या विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं। चाणक्य की सहायता से इन्होंने संपूर्ण भारत में अपना पताका लहराया। और चाणक्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चाणक्य को जो है घनानंद यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद ने चाणक्य को धक्के मार के अपने राज दरबार से निकाला। और इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक छोटे से आम से बालक को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, जिसे हम लोग आज काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और प्यारे दोस्तों, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं और पार्ट 1 की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। हम वही प्रश्न लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी रेलवे में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। आपको विश्वास ना तो प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो। एसएससी रेलवे में ये सारे सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो साथ साथ आप जो है एसएससी रेलवे की भी तैयारी कर ले पा रहे हो और साथ ही साथ बीए पार्ट 1 की तो कर ही रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। तो प्यारे दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य की बात आती है तो इनके रचयिता जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। यहाँ पे चाणक्य की बात नहीं की जा रही है। चाणक्य ने इसे सिर्फ डायरेक्शन दिया। ठीक है, इनके डायरेक्शन से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है हमारा। इसके बाद देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ना ही किसी राजघराने से थे, क्योंकि ऐसा यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। निम्न में से कौन से ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल या शूद्र कुल से संबंधित मानते हैं? आपके सामने कुल मिला के 4 ग्रंथ दिए गए। इसी तरह सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक पे क्लिक करना होगा आपको। तो 4 ग्रंथ दिए गए हैं। इस चारों में से एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल, बोले तो छोटी कुल या शूद्र कुल से संबंधित मानते हैं। वो ग्रंथ है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को छोटी कुल या शूद्र कुल से संबंधित मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन से ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय सिद्ध करते हैं? ये वहाँ पर कुल की बात की जा रही थी, यहाँ पर क्षत्रिय प्रूफ करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ और यूनानी ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। क्षत्रिय सिद्ध क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक क्षत्रिय के भांति लड़ा। इन्होंने कभी पराजय का सामना नहीं करा। और सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर, महान सिकंदर, जो कि विश्व विजेता सिकंदर के सेनापति थे, सेल्यूकस निकेटर, उसे धूल यानी कि हार पूर्ण रूप से उनको हराया और उनकी पुत्री से शादी कर लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो समझ सकते हैं कितने बड़े ये योद्धा थे। और इसे जो है क्षत्रिय प्रूफ करने में कौन से ग्रंथ सहायक हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ और यूनानी ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा। इसके बाद प्यारे दोस्तों, अब बात आ जाती है शासन व्यवस्था क्या थी वहाँ की।
मौर्य वंश की शासन व्यवस्था कैसी रही होगी, वो किस प्रकार सोचते थे, उनका कानून क्या था। जिस तरह अभी हम लोगों का कानून में जो है किस तरह की शासन व्यवस्था है, वो सारा कुछ हम लोग जान रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो तुरंत जो है ये धारा लग जाता है, वो धारा लग जाता है। तो यह हमारा कहीं ना कहीं शासन और कानून के अंतर्गत आता है। तो उस समय भी एक कानून था, एक शासन था, और वो किस पुस्तक में इसके बारे में दिया गया है, किस पुस्तक में इसके बारे में चर्चा की गई है, प्रकाश डाला गया है, वो हम जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जी हाँ, कौटिल्य कौन है? वही चाणक्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक बने हैं। वही विष्णुगुप्त जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, और वही चाणक्य जो कि कौटिल्य कहे जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जब आपसे पूछ दिया जाए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त, यानी तीनों एक ही हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया था। मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में बताई गई थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर कि अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी। अब यहाँ पे लुम्बिनी की बात आती है तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। लुम्बिनी जो है ये नेपाल में है, और लुम्बिनी से मुझे सभी विद्यार्थी वाकिफ़ लगते हैं, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। जब कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता ही होगा लुम्बिनी में क्या था आखिर। लुम्बिनी ने द लाइट ऑफ एशिया को जन्म दिया था। द लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी को जन्म दिया था। वो एशिया की रोशनी का नाम था कौन? गौतम बुद्ध। जी हाँ, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, और लुम्बिनी वन में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? तो 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा करी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने संरक्षण दिया था किसको? कौन से धर्म को? इसके बारे में आपको बताना होता है। तो जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने संरक्षण दिया था। ठीक है, जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने संरक्षण दिया था। और इसका वर्णन आपको परिशिष्ट वर्मन में देखने को मिलेगा। जब आपसे पूछ दिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, इसका वर्णन क्या चीज़ में, यानी कौन से ग्रंथ में दिया गया, कि किस पुस्तक में दी गई है? तो परिशिष्ट वर्मन में दी गई है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय काल जैन धर्म के क्रियाकलाप से इन्होंने खत्म किया। अब जैन धर्म के क्रियाकलाप से खत्म कैसे किया? तो जब आपकी अवस्था आ जाती है और आप जैन धर्म के अनुयायी हो, तो फिर आपको क्या करना होता है, एकांत से जगह में जाते हो, और वहाँ पे खाना पीना त्याग के आप जो है जैन धर्म की विधि अनुसार अपनी तपस्या में लग जाते हो, और आपकी मृत्यु हो जाती है। तो जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद प्यारे दोस्तों, आप बात कर लेते हैं हम लोग कुछ बिंदुसार की। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अमितघात के रूप में जाना जाता है? तो अमितघात के रूप में जो है बिंदुसार जाना जाता है। जिसकी कभी पराजय नहीं, उसे ही अमितघात कह सकते हैं। यानी अमितघात का बहुत सारा अर्थ होता है। ठीक है, उतना डीपली हम लोग जानेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न में। ये ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग होने के लिए हम कुछ अलग ही बातें भी बता देते हैं जो इसकी मतलब रियलिटी रही है। तो बिंदुसार को हम लोग अमितघात के रूप से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध का प्रसिद्ध क्षेत्र क्या रहा? अशोक ने बहुत सारे युद्ध लड़े, परंतु यहाँ पर आपके मन में विचार होता होगा यहाँ पे कलिंग की ही बात क्यों की जाती है? तो कलिंग की बात इसलिए की जाती है दोस्तों, क्योंकि कलिंग एक ऐसा युद्ध रहा जो कि महान, यानी कि सम्राट अशोक को महान अशोक बनाया। सम्राट अशोक को महान अशोक बनाया। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। और ये युद्ध जो है प्रसिद्ध क्षेत्र इसका रहा है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब ये युद्ध करने गया कलिंग, तो वहाँ पर युद्ध के दौरान इन्होंने भारी रक्तपात देखा। रक्तपात की बात जब की जा रही है तो बहुत सारे मतलब खून खराबा देखे। इसके मन में जो है करुणा का भाव जगा उस समय, और करुणा के भाव जब किसी इंसान में जग जाता है तो उसके मन से हिंसा की भाव खत्म हो जाती है। और इस अशोक के भी मन से, सम्राट अशोक के भी मन से एक हिंसा का भाव खत्म हो गया। ठीक है, हिंसा का भाव खत्म होकर उन्होंने शांति के क्षेत्र को अपनाया, और शांति के क्षेत्र को अपनाने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली अपने बड़े भाई के बेटे से। ठीक है, तो ये कलिंग का युद्ध क्षेत्र जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है हमारा। इसके बाद देवान प्रिय उपाधि किसने धारण की? देवान प्रियदर्शी भी बोल सकते हैं या देवान प्रिय भी बोल सकते हैं। तो अमितघात हम लोग बिंदुसार को बोलते हैं, और देवान प्रिय हम लोग किसको बोलेंगे? अशोक को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अशोक को हम लोग देवान प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी किसके लिए खुदवाई?
अब यहाँ पर बात आ जाती है गया, जो कि बिहार का एक जिला है। इसे आप बोध गया भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोध गया जो है इंटरनेशनल फेमस रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फेमस रहा है। बिहार का एक छोटा सा जिला जो कि अंतर्राष्ट्रीय फेमस रहा है। क्यों फेमस रहा है? क्योंकि हमारे द लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? बिहार के गया नामक जिले में। गया में निरंजना नदी के किनारे जो है इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन? किसको? गौतम बुद्ध को। और ये गया जिला मतलब काफ़ी फेमस रहा। यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी जो है आजीवक संप्रदाय के लिए खुदवाई थी। आजीवक एक संप्रदाय थी जिसके लिए इन्होंने बराबर की पहाड़ी खुदवाई थी। कहाँ पर? गया जिले में। कौन? तो अशोक ने। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हमारा। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके यानी कि कौन ऐसे महान लेखक थे जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वो हमारे महान लेखक हैं भास। भास के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। इसके बारे में आपको विशिष्ट रूप से जानने को मिलेगा। ठीक है, भास के ग्रंथ में। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त मौर्य किस सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था? चंद्रगुप्त मौर्य किस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेना को डाकुओं का गिरोह कौन कहता था? तो जस्टिन महोदय कहता था। जस्टिन महोदय चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि इन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया और पूरे भारत में अपने विजय का परचम लहराया। और महान सिकंदर यानी कि विश्व विजेता सिकंदर के सेनापति को इन्होंने धूल चटाई। उनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर, नियाक्रस, एनासिक्रेटिस, बहुत सा यानी कि कुल मिला के 5-6 ऐसे सेनापति थे। उनमें से मुख्य था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे प्रकार से धूल चटाया और साथ ही साथ इनकी पुत्री से शादी भी कर लिया। ठीक है, तो इसके सेना इतने महान उत्पाती थे, तो इसलिए इसे डाकुओं का गिरोह कहा जाता था। ठीक है, किसके द्वारा? जस्टिन महोदय के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किसने कहा कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी दास्ता का जुआ उतार फेंका? भारत ने अपनी दास्ता का जुआ उतार फेंका। और इस जन्म स्वतंत्रता का जन्मदाता तो कौन? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य, अमित्रघात बोले तो बिंदुसार, और प्रियदर्शी बोले तो अशोक। ठीक है, तो प्लिनी महोदय ने कहा कि सिकंदर की मृत्यु की जब यानी कि प्लिनी महोदय कहते हैं जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो भारत ने अपनी दास्ता का जुआ जो है, अपनी दास्ता का, अपनी खूबसूरती का जुआ जो है वो उतार फेंका। फिर इस स्वतंत्रता का जन्मदाता जो है सेंड्रोकोटस हुआ। फिर इस स्वतंत्रता की जन्मदाता जो है, जन्म देने वाले सेंड्रोकोटस हुआ। ये कौन कहते हैं? प्लिनी महोदय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ये प्रश्न भी काफ़ी शानदार है प्यारे दोस्तों। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए, हम बताने का काम करेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने जो है एस्टिन राजदूत को, यानी कि एस्टिन नाम के एक राजदूत थे, इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था किसको? एस्टिन को। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात आ जाती है। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। ये इंडिका जो है काफ़ी फेमस रहा है। ठीक है, इंडिका की जब बात आ जाती है तो यहाँ पर इनका कुछ भाग खो गया था या बर्बाद हो गया था, कुछ पेजेस जो है इसका बर्बाद हो गया था और इसे फिर से बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इंडिका महोदय कहते हैं कि भारत का तोता जो है वो बच्चे के जैसे बिल्कुल जो है बच्चे की भांति बोलते हैं। इनको भारत के तोता से प्यार हो गया था। और मेगास्थनीज ने जो है भारत के यानी कि मौर्य साम्राज्य के शासन प्रणाली को कुल मिला के 7 भागों में विभाजित किए हुए थे। ठीक है, और मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। इंडिका आप लोग को यदि होने मतलब पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, यदि मार्केट में उपलब्ध हो, काफ़ी शानदार बुक है ये। निम्न में से मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? मेगास्थनीज के बाद कौन आया? जब मेगास्थनीज मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में आए हुए थे और इसके बाद एक राजदूत और आया था, कौन आया था इसके बारे में आपको बताना होता है। तो नियाक्रस। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में है। ठीक है, कुछ पुस्तक में कहा गया है कि मेगास्थनीज के बाद डायमेकस आया हुआ था और यहाँ पर बात की जा रही है मेगास्थनीज के बाद
जो है न्यायक्रश आया हुआ था। तो ये आपकी बीए के बुक में मिलेगा न्यायक्रश, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डायमोकस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया गया कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, डायमेकस था, परंतु यहाँ पर राजदूत की बात की जा रही है तो न्यायक्रश होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स व सजेशन बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं प्यारे दोस्तों। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम को वहाँ पे पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सौराष्ट्र में जब आपको पूछा जाए कि सुदर्शन झील कहाँ पर है तो सौराष्ट्र में है, और इसका निर्माण करने वाले कौन थे, तो इसके निर्माण करने वाले कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त को इन सभी चीज़ों से काफ़ी लगाव रहता था, ये नए नए निर्माण कार्य करते ही रहते थे, ठीक है। इसके बाद इसका मरम्मत किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने करवाया था। फिर ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पुष्यगुप्त किस सम्राट का राज्यपाल था। पुष्यगुप्त जो है किस सम्राट का राज्यपाल रहा, इसके बारे में बताना होता है। तो पुष्यगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यपाल रहा था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हमारा। इसके बाद चंद्रगुप्त ने वृद्धावस्था में किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की। जब चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो ये एक जैन साधु की शिष्यता ग्रहण करती है। वो महान जैन साधु कौन थे, तो भद्रबाहु थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका वर्णन आपको परिशिष्ट वर्णन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि आखिरी प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में अपना राज्य छोड़कर किस स्थान पर चला गया था। तो प्यारे दोस्तों, श्रवणबेलगोला में। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया हुआ था कि जैन धर्म में जो है एक रूल है, एक रेगुलेशन है, जब आप अंतिम अवस्था में चले जाते हो तो आप किसी एकांत में चले जाते हो और खाना पीना छोड़ के आप तपस्या में लग जाते हो, और उसी दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने श्रवणबेलगोला को चूज किया था अपने अंतिम दिनों में, और वहाँ पर इन्होंने जैन धर्म के क्रियाकलाप के द्वारा अपने शरीर का त्याग करे हुए थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हमारा। प्यारे दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के नोट्स व सेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विषय को सब्सक्राइब कर ले। इसके माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स व सेशन देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।